स्वागत है मित्रों आप सबका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ हैं। अभी तक हमने बात की जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है और जो भी उसमें अपडेट आ रहा है आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जो भी टर्न उसमें आ रहा है। उसके बाद हमने उसका क्या साइड इफेक्ट बिहार में हो सकता है उस पर खुलकर बात की। अब बात हम करने जा रहे हैं एक तीसरे राज्य की, तेलंगाना की। वहां एक अलग कहानी बुनी जा रही है। केसीआर के नाम पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी आमने सामने आ गए हैं। कैसे, हम आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हैदराबाद में हैं और उनकी केसीआर से मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि सब मिलकर बीजेपी को हटाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तस्वीर आ चुकी है, आप देखिए केसीआर और अखिलेश यादव की मुलाकात की तस्वीर। और अब याद कीजिए जरा वो 23 जून वाली पटना वाली तस्वीर सारे विपक्ष की। उसमें अखिलेश यादव तो थे लेकिन केसीआर वहां बुलाए नहीं गए थे, उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर भी आज अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके आगे क्या हो रहा है हम आपको बताते हैं। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि कल राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि जिस गठबंधन में केसीआर होंगे कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगी। जिस गठबंधन में केसीआर होंगे उसमें कांग्रेस नहीं होगी। अखिलेश यादव लेकिन उस वक्त मौजूद थे बैठक में पटना में और आज वो केसीआर के साथ मौजूद हैं। तो अब क्या केसीआर के नाम पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? इसके इशारे मिलना शुरू हो गए। पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव की बात। जितने भी दल हैं, हम सब दल मिलकर के कोशिश यही कर रहे हैं कि बीजेपी देश से हटे। बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है, और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ लाना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो ये बात वो सीधे सीधे केसीआर के लिए कह रहे हैं कि सब जो लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं उन सबको साथ लाइए। तो ये कहना चाहते हैं केसीआर आखिर उस गुलदस्ते का हिस्सा क्यों नहीं है जो आपने सजाया है नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, जिसमें बाकी सारे दल हैं जो पटना में मौजूद थे। तो केसीआर को उससे अलग क्यों रखा गया है? आप सोचिए, चाहते हैं अखिलेश यादव कि केसीआर भी साथ में रहे। कांग्रेस कहती है अगर केसीआर साथ है तो हम साथ नहीं है। अब जरा राहुल गांधी की बात सुनवाते हैं आपको। कल वो खम्मम में थे, एक बड़ी रैली उन्होंने वहां की और केसीआर जिस जहां होगी वहां कांग्रेस शामिल नहीं होगी, ये साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा। और तो और केसीआर को उन्होंने बीजेपी की बी टीम भी बता दिया। विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी, हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। तो ये आपने सुना अभी अभी जो बातें हुई। अब एक तरफ है केसीआर, वो अपने में खुश थे, उनको नहीं बुलाया किसी ने, उन्होंने उसकी कोई शिकायत भी नहीं की। अखिलेश यादव उनसे पहले भी मुलाकात करते रहे, आज भी उनकी मुलाकात हुई है। और अब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि हमारा कोई लेना देना केसीआर के साथ तो कम से कम नहीं हो सकता। तो यूपी में इसका क्या असर पड़ेगा, जरा पहले हम उस पर चर्चा कर लें। प्रदीप जी, केसीआर को नहीं बुलाया, ठीक है, केसीआर ने उसके लिए कहीं किसी के पास जाकर अर्जी लगाई भी नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव को उनसे मुलाकात करना और खुलकर वकालत करना केसीआर साथ को आने चाहिए, जानते हुए कांग्रेस का क्या रुख है, क्या बताता है? देखिए, एक बात तो इससे ये समझ में आती है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एंट्री नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनको कांग्रेस के लिए सीट छोड़ना पड़े। जो गठबंधन की बात हो रही है 23 जून को पटना की बैठक में, उसमें अगर वो गठबंधन बनता है तो उसमें कांग्रेस को सीट देनी पड़ेगी। कितनी, वो सब बात की बात है। एक बात। दूसरा, 4-5 पार्टियां हैं जो इस गठबंधन, जो संभावित गठबंधन है, उससे अलग अपनी लाइन रखती हैं। इसमें अखिलेश यादव हैं, केसीआर तो पहले ही अलग हो गए। उन्होंने कह दिया कि हम किसी विपक्षी एकता में शामिल नहीं हैं, हम अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करेंगे। महाराष्ट्र गए थे 600 गाड़ियों का काफिला लेकर। तो उसकी वजह से एनसीपी और कांग्रेस में बड़ी परेशानी थी कि, और उसके अलावा ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, आम आदमी पार्टी, ये जो 4 पार्टियां हैं कम से कम, ये इनका रुख है कांग्रेस विरोधी। नहीं, उस बैठक में मौजूद होने के बावजूद आप सपा का नाम ले रहे हैं। होने के बावजूद ममता बनर्जी की शर्त है कि सीपीएम का साथ छोड़ दे कांग्रेस पार्टी। मालूम है कि सीपीएम का साथ कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली, तो इसलिए कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस के साथ वो नहीं जाना चाहती। राहुल गांधी की लीडरशिप
मंजूर नहीं है, ये बात वो पहले से कह रही हैं। जैसे ही पूछा जाता था लीडरशिप के सवाल पर, तुरंत सोनिया गांधी का नाम लेती थी। सोनिया जी की बहुत इज्जत करते हैं और उनको मानते हैं नेता, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर वो कभी जो है राजी नहीं होती। मायावती नहीं, हम ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। और उसने मायावती तो आ नहीं सकती, जहां समाजवादी पार्टी होगी वहां मायावती के होने का कोई सवाल नहीं है। तो ये 4-5 पार्टियां जो हैं वो एक अलग रास्ता, मतलब कहें व्हील विद इन व्हील जो है इस विपक्षी एकता में, इनका गुट अलग दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से, आम आदमी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है, तो उस सब को अगर आप देखिए तो इन 4 पार्टियों का रास्ता अगर अलग हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है। और इसमें केसीआर को क्या अखिलेश यादव बहाना बनाना चाहते हैं कि केसीआर को भी उसमें शामिल कीजिए, दूरी असल में बनाना चाहते हैं कांग्रेस से? नहीं, एक बात तो मैं सहमत हूं प्रदीप जी की बात से कि अखिलेश यादव कांग्रेस को एंट्री देना नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। बात सही है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट को लेकर के वो थोड़ा परेशान है कर्नाटक के बाद से, कि कांग्रेस को एंट्री देने का मतलब माइनॉरिटी वोट का उधर शिफ्ट होना, वो एक वजह है। ममता बनर्जी की भी अपनी एक यही दिक्कत है, और यही दिक्कत इनकी अरविंद केजरीवाल की भी है। केसीआर के साथ तो दिक्कत ये है कि वहाँ सीधा मुकाबला है कांग्रेस और तेलंगाना में जो स्थिति बन रही है। मैं प्रदीप जी का ही एक वीडियो सुन रहा था, किस तरह से वहाँ बीजेपी में दिक्कत आ गई है। जो केसीआर ने एक तरह से एंटी मोदी जो टोन था उसको उन्होंने डाउन किया है, और एंटी सेंटर जो उन्होंने डाउन किया, उससे वहाँ जो लोकल बीजेपी उसमें दिक्कत आ रही है। और कांग्रेस इस वक्त बहुत एंटी बीजेपी और एंटी केसीआर स्टैंड ले रही है तेलंगाना में। कल राहुल गांधी ने जिस तरह से लिया, तो उसमें उसको सबको समर्थन भी मिल रहा है उनको। तो कांग्रेस उत्साहित है तेलंगाना को लेके, तो वो अब केसीआर के प्रति कोई नरमी दिखा करके तेलंगाना में जो उसको आधार मिल रहा है उसको खोना नहीं चाहेगी। ये एक व्यवहारिक दिक्कत है। और लेकिन दूसरी तरफ एक एजेंडा बीजेपी का भी है कि विपक्ष की जो पटना जैसी एकता है वो न हो, 4-5 दलों का एक अलग मोर्चा बन जाए, थर्ड मोर्चा। कांग्रेस के जो गठबंधन वाले राज्य हैं वो उसी गठबंधन में रहे, तो विपक्षी एकता का जो भ्रम बन रहा है अभी, या जो एक वो क्रिएट हो रहा है माहौल, वो खत्म हो जाए। और जो चुनाव हो उसमें एक तरफ एनडीए, एक तरफ कांग्रेस नीति गठबंधन, एक तरफ थर्ड फ्रंट, सो कॉल थर्ड फ्रंट, तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। तो जो कहने का मतलब जो अभी तक कोशिश हुई है वो यूपीए जो है वो यूपीए ही रह जाए, यूपीए में और दल ना जुड़े, वो एक अलग मोर्चा बना अलग एक मोर्चा बने। और ये बेंगलुरु की बैठक में कितने दल जाते हैं उससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। ठीक है, मतलब अब अगर नरेंद्र मोदी के सामने अगर मोर्चे हैं तो मोर्चे कम से कम 2 मोर्चे हमको दिखाई देंगे, कहने का मकसद नहीं दिखाई देंगे, नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोशिश ये है। मोर्चे नहीं, मतलब कई हिस्से दिखाई देंगे। एक जैसे वाईआरसीपी है या नवीन पटनायक, वो एक अलग वो अलग दिशा टीम कह लीजिए फिर। मतलब अभी कम से कम उन लोगों की जिनकी लड़ाई सीधी कांग्रेस पार्टी से है, जिनका आप दोनों ने नाम लिया, केसीआर उसमें है, ममता बनर्जी उसमें है, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन वो उनको दूरी रखनी है। सब लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ नाम लेकर के, ठीक, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर के कोशिश इसमें नहीं चाहते कांग्रेस बढ़े। और नहीं, इसमें बीजेपी का भी एक जो रणनीतिकार लोग हैं बैकडोर से, वो शामिल हैं इस काम में कि बाकायदा जो है इनका एक अलग मोर्चा बने तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जरा यूपी को और डिटेल में हम समझ लेते हैं। यूपी में भी कुछ डेवलपमेंट हुई है। महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स के बाद यूपी में कुछ घटनाक्रम हुए, और ऐसा दिखता है कि जो बगावत एनसीपी में दिखाई दी वैसी तस्वीर समाजवादी पार्टी में क्या बनेगी, इसको हवा दी है सुभाषपा पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनकी पार्टी में बहुत नाराजगी है और ये संख्या बहुत बढ़ गई है, और सपा में जल्द ही बड़ी टूट जो है वो हो सकती है। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से वो नाराज हैं, और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अभी कहां साफ पता नहीं है, लेकिन अब सपा के साथ तो नहीं है, ये तो बिल्कुल उनकी बातों ने साफ कर दिया है। अब ऐसा उनका क्या अनबन हो गया समाजवादी पार्टी के साथ कि अब वो टूट तक कराने की बातें कहने लगे हैं समाजवादी पार्टी में? देखिए, अखिलेश यादव को जो लोग जानते हैं,
सामान्य तौर पर अखिलेश जी का व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन अखिलेश यादव जब किसी के साथ उनके मन में कुछ आ जाता है ना, तो बड़े गंदे तरीके से बात करते हैं, अपमानित करने की हद तक बात करते हैं। और ये बात ओम प्रकाश राजभर को चुभी है। चुभी तो शिवपाल जी को भी थी, लेकिन चाचा जी लौट गए क्योंकि उनको लगा कि अब राजनीति कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि किसी भी नेता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी पार्टी में अपने विधायक सांसद को हो सकता है किसी समय पर कैसे बात करते हैं, लेकिन ऐसे सहयोगी जो आपकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं, एक बयान भर से या बाहर जाने भर से, उनको सहेज के रखना चाहिए। दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि ओम प्रकाश राजभर अभी जिस स्थिति में है, उनके पास कुछ है तो है नहीं, बेचारे इधर से उधर टहल रहे हैं। पहले कम से कम उनके पास मंत्री पद था, सरकार में शामिल थे। अभी तो वो एकदम ही विचित्र स्थिति में है। अब वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आना चाहते हैं और अब तो वो मंचों पर दिखते भी हैं। अब मुझे लगता है तो उनका बयान तो पूरी तरह से अखिलेश विरोधी ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम जैसे बात कर रहे थे कि जो एनसीपी में हुआ वो बिहार में क्या जेडीयू में हो सकता है, तो ऐसा कुछ क्या अखिलेश यादव की पार्टी में होने की संभावना है? मुझे अभी तो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखता है। कई बार होता है कि एक मोमेंटम बनता है तो हर जगह ऐसे समीकरण, चूंकि नेता लोग तो कहीं भी आने जाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं ना, उनका तो एक दो सेट कुर्ता गाड़ी में रखा होता है ताजा धुला हुआ, तो कलफ उलफ लगा के कहीं भी चल सकते हो। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। यूपी में कोई गठबंधन वाले दबाव तो है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि टूट हो जाएगी अभी समाजवादी पार्टी में, लेकिन एक बेचैनी यह है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार 4 चुनाव पार्टी हार चुकी है, तो इसलिए जो है, और ये 5वां चुनाव होगा अगर इसमें भी हार जाते हैं। दूसरा, कर्नाटक के बाद जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में रीथिंकिंग शुरू हुई है, 2 चीज़ें, और इसको जोड़िए आप, जो कर्नाटक से पहले जो घटनाक्रम हुआ आजमगढ़ और रामपुर में, जिस तरह से मुस्लिम वोट बटा, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में एकमुश्त समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आया, तो उसका जो बंटवारा हुआ, अखिलेश यादव का डर वो है कि जिस तरह से बंट रहा है वो उसमें अगर थोड़ी भी बढ़ोतरी हो गई उस बंटवारे में, तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरी ओर से दावा लगातार हो रहा है, अमित शाह कह रहे हैं कि 80 सीट इस बार हम जीतेंगे, और ये लगातार अब इस कैंपेन को बढ़ाया जा रहा है। और नेता जब बोलते हैं तो बड़ा आत्मविश्वास तो वो दिखाती हैं, खासकर अगर अमित शाह जैसा नेता इस बात को कहेगा कि इस बार 80 में 80 पार, ये दिखाई देगा। तो अखिलेश यादव के लिए क्या कोई वाकई डर है अपनी पार्टी में? सौरभ, इसमें 2 चीज़। पहले से अमित शाह जो कह रहे हैं वो मंच से कह रहे हैं 80 का 80, वो तो अलग बात है, लेकिन जो बीजेपी की क्लोज डोर पॉलिटिक्स में जो रणनीति बनाई गई है, उसमें भी ये है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सांसदों की संख्या है बीजेपी की, उसमें 5 से 6 वो इजाफा की उम्मीद कर रहे हैं, और वो आंकड़ा उतना तक जाएगा। पार्टी उसके हिसाब से रणनीति बना रही है, वो कॉन्फिडेंस भी दिखता है उन लोगों की रणनीति में। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की तरफ में टूट की बात करें तो जो भी वन मैन शो पार्टी इस प्रकार की होती है उसमें टूट नहीं हो सकती। जैसे अभी हर्षवर्धन जी पिछली बार कह रहे थे कि एक नाथ शिंदे के पास विधायक थे जो उन्होंने दिखाया कि उनके साथ चले गए। एक नाथ शिंदे को आप राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं या नहीं जानते, ये अलग सवाल है, लेकिन पार्टी में उनके पास ऐसे विधायक थे जो उनके इर्द गिर्द रैली करते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि वो लोगों को बहुत ओबलाइज करते रहे हैं और उनके पास एक अपनी फैन फॉलोइंग थी अपनी पार्टी के भीतर भी। समाजवादी पार्टी में क्या कोई ऐसा है? आपको कोई नाम नजर नहीं आएगा कि अगर अखिलेश यादव के अलावा अगर शिवपाल वो काम को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और कौन कर सकता है? समाजवादी पार्टी में शिवपाल कर सकते थे अगर वो पहले एक्सपोज न हुए होते। जो 2017 और उसके बाद जितने चुनाव हुए अलग लड़ करके उन्होंने अपने को एक्सपोज कर दिया कि अपना चुनाव भी नहीं जीत पाए, बेटे को नहीं जीता पाए, तो वो स्थितियां जो है अब उनकी वो हैसियत नहीं रह गई कि जिस तरह से एक नाथ शिंदे विधायकों को ले आए। अब सपा के जो विधायक हैं जो मान लीजिए जाना भी चाहते होंगे टूट में, तो उनको शिवपाल पे भरोसा नहीं है कि शिवपाल के नेतृत्व में कोई बड़ा कमाल कर लेंगे। और शिवपाल पे बीजेपी को भी भरोसा नहीं है। पिछले चुनाव से पहले दिल्ली में सौरभ कम से कम 3 दिन उनकी मुलाकात हुई थी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, और उसके बाद 2 टूक शब्दों में ये कह दिया गया था कि आप अपनी कोई अलग पार्टी बना लें और उसके सहारे कुछ काम करना चाहें। बीजेपी ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर शिवपाल यादव की ऐसी स्थिति है तो फिर समाजवादी पार्टी में टूट की बात कितनी सतही हो सकती है। अच्छा, अब चूंकि हमने मोटे तौर पर यह बात करने की कोशिश की कि बीजेपी के लिए किन किन राज्यों में जहां पहले चिंता की बात थी वहां अब क्या वो चिंता थोड़ी दूर हुई है, तो इन 3 राज्यों को आप देखें। यूपी में ऐसी कोई उनके सामने कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी हाई स्टेक्स बहुत हाई हैं। 80 सीटों वाला राज्य, तो मैं उसको भी इसमें जोड़ रहा हूं। यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48 और 40 बिहार की, ये 168 सीटें हैं। क्या इन 168 सीटों में 2019 का रिपोर्ट कार्ड दोहराने में आपको लगता है बीजेपी कामयाब हो पाएगी? अगर आप सिर्फ बीजेपी की सीट की बात कर रहे हैं, मैं बिहार की 39 मान रहा हूं,
और नहीं, और देखिए, महाराष्ट्र में भी दो सिचुएशन है, एक एनडीए की, एक बीजेपी की। एनडीए बीजेपी की NDA स्थिति, एनडीए की स्थिति में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बेहतर होगा। महाराष्ट्र में जो है, जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे एक आध सीट कम ज्यादा होगा। 48 में 42 थी एनडीए की। हाँ, 41 आई थी, 41। एक इंडिपेंडेंट उनके समर्थन से जीता था। बिहार में 39 आज की तारीख में बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन जो 2014 में आए थे 31 सीटें, वो बिल्कुल पॉसिबल दिखाई देता है। तो ये 31 और 39 के बीच का कोई आंकड़ा होगा, जो आज अभी जो स्थिति नजर आ रही, जो सोशल इक्वेशन बन रहा है, उधर होगा यादव, मुसलमान और कुर्मी, और बाकी अति पिछड़ा और सवर्ण इस तरफ होगा। ये पोलराइजेशन होगा सामाजिक। लेकिन बिहार में भी एनडीए 30+ आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से 30। और यूपी में भी अब 2014 से ऊपर। हाँ, बिहार में, महाराष्ट्र में भी आप कह रहे हैं लगभग जो था, लगभग जो था उसके वहीं का आसपास, वहीं। तो कोई बहुत नुकसान नहीं, 2-4-5 सीटों का नुकसान ज्यादा से ज्यादा आपको लगता है 14 में होना चाहिए। विनोद जी, 3 राज्यों में। देखिए, यूपी में तो मैं मान रहा हूँ कि यूपी में बीजेपी जिस स्थिति में है उस स्थिति में उससे इजाफा ही हो सकता है। अभी जो स्थिति है आज की, उसमें कोई कमी होने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र को लेकर मैं अभी भी मानता हूँ कि वहाँ अभी बीजेपी का सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, नंबर डाउन जाएगा बिल्कुल। देवेंद्र? बीजेपी एनडीए मतलब इसमें दो एनडीए चीज़ें सौरभ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, जैसा कि सभी सहमत हैं। मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि उसमें 5 से 6 का इजाफा होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी इंडिविजुअली जितनी सीटें थी उतनी आएंगी, गठबंधन की सीटें घटेंगी। बिहार में बीजेपी के पास इंडिविजुअली जितनी सीटें थी उसमें 3 या 4 की बढ़ोतरी होगी। अब मैं जिले के हिसाब से बता सकता हूं कि वो कौन कौन बढ़ जाएगा, लेकिन गठबंधन के हिसाब से सीटें घटेंगी और 31 से तो नीचे आनी है। वो एक बड़ी चिंता है बीजेपी के लिए कि कैसे जो गठबंधन के हमारे सहयोगी हैं उनके लिए भी ऐसे कैंडिडेट चुने जो कि ग्राउंड पे असर। बिहार में आप कह रहे हैं 30 से नीचे जा सकती है बीजेपी, एनडीए नीचे जा सकता है, गठबंधन। महाराष्ट्र में कितना डाउन? महाराष्ट्र में एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ठीक ठाक डाउन की स्थिति अभी दिख रही है और वो चिंता बीजेपी के नेताओं के बातचीत में भी समझ में आती है। अजीत पवार के आने के बाद आगे की कैसी तस्वीर उभर के सामने आती है, उसके बाद ये बात ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि क्या अजीत पवार के साथ इतने सारे लोग हैं। अभी वो निश्चिंत नहीं है कि सारी भरपाई अजीत पवार कर देंगे, बिल्कुल नहीं, और खासतौर पर तब जब तय ही नहीं कि अजीत पवार के साथ कितने रह जाएंगे। ठीक, हर्ष जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो 168 सीटें हैं, इसमें 2 चीज़ें बड़ी साफ दिख रही हैं। एक तो ये कि अभी तक हम लोग जब बात कर रहे थे, आज के पहले तक तो क्या बात कर रहे थे कि यूपी ठीक है, बिहार महाराष्ट्र एकदम से गायब हो रहा है। और कई बार तो चर्चा में हम लोग देखते थे कि वो कहते थे कि नहीं ये तो एकदम 39 जोड़ते थे एनडीए को और कहते थे कि भैया 20 भी नहीं आएगी, 10 भी नहीं आएगी। कोई तो कहता था जीतेंगे कहाँ, सब तो उधर चले गए। तो अब हम बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह पर ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भरपाई तो कर ली, गड्ढा भर लिया है। ऊपर कितना आएंगे, मेरा ये मानना है कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में अभी के जो समीकरण है उसमें बहुत थोड़ी कमी होती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर जब हम कहते हैं कि बीजेपी अपने के तौर पर कितना जीतेगी तो उसको कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है। सहयोगी जो आएंगे वो कितना लेके आएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों जगह पर जो सहयोगी दिख रहे हैं, और अभी आप देखिए बिहार का ये नाम आपको याद आता है, महाराष्ट्र में भी एनसीपी के अलावा, एकनाथ शिंदे के अलावा रामदास अठावले जैसे लोग हैं और छोटे छोटे जो समूह हैं, जो एक सांसद होगा, निर्दल सांसद जीतता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए, खैर ये कहानी आज तक के लिए थी और अभी देखिए क्या रंग और दिखाती है महाराष्ट्र और देश की राजनीति। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कहानी कुर्सी की में। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, विनोद जी का, देवेंद्र आपका, हर्षवर्धन जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।